आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास करके प्रतिसाद भेजे हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। आज हम संस्मरण पर बात करेंगे। जैसे कल मैंने कहा था कि आपको जो पीपीटी रेखा चित्र आत्मवृत्त रेखा चित्र की चाहिए, वो शाम या कल तक मैं भेज दूंगा। लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी हो जाएगा कि हम किस प्रकार से और अधिक छात्रों को जोड़ें, क्योंकि रिस्पांस लगभग बहुत कम आ रहे हैं। अभी भी केवल 4 छात्र जुड़े हुए हैं। एक थोड़ा सा इंतज़ार हम करेंगे, फिर आरंभ करेंगे आज की तासिका। एक दो दिनों में हम आपको आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध और यात्रावृत्त, इन पांचों अलग अलग गद्य विधाओं को लेकर के पीपीटी देने का प्रयास करेंगे। आप सभी उसको अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो 5 विधाएं हैं, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध और यात्रावृत्त, हिंदी साहित्य में किस प्रकार से महत्वपूर्ण विधाओं के रूप में जानी जाती है। पीपीटी का वीडियो भी बना दिया जाएगा ताकि उच्चारण आपके समझ में आ जाए। कभी कभी जो हम पढ़ते हैं उसका सही उच्चारण न करने की वजह से हमारी बातें कुछ समझ में नहीं आती। खास करके ललित निबंध पढ़ते समय आपको, शिरीष के फूल पढ़ते समय संस्कृत की कुछ समस्याएं आई होंगी। उन सभी समस्याओं को एक बार उसी मेरे वीडियो को ठीक ढंग से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम उसे पढ़ सकते हैं। अभी 6 छात्र शामिल हुए हैं। हम और इंतज़ार करेंगे 1-2-3 मिनट के लिए, फिर आरंभ करेंगे संस्मरण को। केवल 7 छात्र हैं। आज कम से कम 20-22 की अपेक्षा थी, क्योंकि बीए के भी छात्रों को ये लिंक भेज दी गई है। बीए बीएससी का पाठ्यक्रम समान है, बीकॉम का अलग है। उसके लिए शुक्रवार शनिवार को अलग से तासिकाएं हम ले रहे हैं। कल की बात को मैं थोड़ा सा पुनरावृत्त करूंगा जो आज नए जुड़े हैं उनके लिए। हिंदी साहित्य में जो अलग अलग गद्य विधाएं हैं, उनमें से रेखा चित्र एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। और इस गद्य विधा में
मैंने दो नाम बताए थे, महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। वैसे रेखा चित्र और संस्मरण दोनों विधाएं एक जैसी हैं, केवल फर्क इतना है कि रेखा चित्र में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, अर्थात ऐतिहासिक घटना क्रमबद्धता होती है, जो संस्मरण में नहीं होती। संस्मरण में फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे एक स्रोत होता है हमारी संवेदना का, उसके अंतर्गत कोई घटना पहले भी, बाद में घटी हुई घटना पहले आ सकती है, पहले घटी हुई घटना बाद में आ सकती है। ये अलग प्रकार का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है। हमारी जागृत अवस्था का एक स्रोत रहता है जो संस्मरण में होता है। रेखा चित्र में ऐसा नहीं होता। रेखा चित्र में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं रहता। हमने कल ये देखा था कि रेखा चित्र के कितने तत्व होते हैं। रेखा चित्र के 6 तत्व होते हैं: वास्तविक वर्णन, एकात्मक रूप, चरित्रगत विशेषताओं का उभार, भाषा तथा भाव तथा संवेदना की जागृति, भाषा शैली और उद्देश्य। जिसमें वास्तविक वर्णन, एकात्म रूप, चरित्रगत विशेषताओं का उभार, भाव और संवेदना की जागृति, भाषा शैली और उद्देश्य, इनको हमने देखा था। साथ ही साथ रेखा चित्र की कुछ परिभाषाएं हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। रेखा चित्र जिसको शब्द चित्र भी कहा जाता है, इसमें विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र, डॉक्टर राम प्रकाश, बनारस दास चतुर्वेदी, भगीरथ मिश्र इत्यादि के हमने परिभाषाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। और यह भी बताया था कि रेखा चित्र के कुछ भेद भी होते हैं, जिनमें वर्णनात्मक रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, चरित्र प्रधान रेखा चित्र और मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र तथा व्यंग्यात्मक रेखा चित्र, ये हमने 5 उसके अलग अलग भेद भी देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं वह अगली विधा, संस्मरण, जिसको हमने कमला इस पाठ के रूप में देखा है, जिसकी लेखिका पद्मा सचदेव जी हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में भेद एक होता है, मैंने पहले ही बताया था। वह भेद है, संस्मरण में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमारी जागृत अवस्था का एक स्रोत रहता है, जिसके अंतर्गत बाद में घटी हुई घटना पहले भी आ सकती है और पहले घटी घटना बाद में भी आ सकती है। जैसे आजकल सिनेमा इस विधा में फ्लैशबैक या स्मृत्यावलोकन का प्रयोग किया जाता है। लगभग वह पद्धति संस्मरण में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, हमारी जागृत अवस्था के स्रोत में वही स्मृतियां महत्वपूर्ण होती हैं जो आप पर अधिक प्रभाव डालें। जैसे कमला इस संस्मरण में हमने देखा कि कमला की भेंट कब हुई, उसने क्या बताया, उसकी भूतकाल की बातें आती हैं और बहुत सी बातें हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। उसके उपरांत हम देखते हैं कि संस्मरण विधा को महत्व कैसे मिला। अंग्रेजी में इसे मेमोरियर्स कहते हैं। मेमोरियर्स अर्थात जिसमें मेमोरी हो, जिसमें स्मृति की बात कही गई हो। वैसे देखा जाए तो संस्मरण इस शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ है सम्यक स्मरण, याद करना, अच्छी तरह से याद करना। पाश्चात्य विद्वान शिमले ने यह कहा है कि संस्मरण में अपने से भिन्न उन व्यक्तियों, उन वस्तुओं और उन क्रियाकलापों आदि का संस्मरणात्मक चित्रण करता है जिसका उसके जीवन पर जाने अनजाने प्रभाव पड़ा हो।
या उसका साक्षात्कार हो चुका हो। गोविंद त्रिगुणायत इस प्रकार परिभाषा देते हैं कि कोई भी भावुक कलाकार अपने अतीत मतलब भूतकाल या स्मृति की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को ही संस्मरण के लिए चुनता है, जिसको अपनी कोमल कल्पना के द्वारा अनुरंजित करता है और व्यंजनामूलक संकेत देता है। इस प्रकार वह अपने व्यक्तित्व की विशिष्टताओं से विशिष्ट बनाकर उसे रोचक ढंग से यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। यानी यह कि कोई भी एक लेखक या भावुक कलाकार जो होता है, लेखक भी एक कलाकार होता है, वह भावुक व्यक्ति अपने अतीत की मतलब अपने भूतकाल की जो स्मृतियां होती हैं उनमें से कुछ कोमलतम भावनाओं को, कोमलतम घटनाओं को एकत्रित करके अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उसे रमणीय रूप में प्रस्तुत करता है, वह संस्मरण होता है। चंद्रभानु सोनोनेज भी कहते हैं कि संस्मरण में भाषा के माध्यम से अतीत की घटनाएं, अतीत के व्यक्ति, इनमें आदि में से किसी एक चीज का संवेदन क्षम स्मरण से युक्त अभिव्यक्ति की जाती है। इस विधा में स्मरणीय और लेखक का वास्तविक या व्यक्तिगत संबंध आवश्यक है। यह संबंध ही संस्मरण का प्राणतत्व है। मतलब जिस व्यक्ति के साथ, जिस वस्तु के साथ, जिस घटना के साथ लेखक का आत्मीय संबंध जुड़ा हुआ हो, कोमलतम भावनाएं जुड़ी हुई हों, उसी का ही संस्मरण में रूपांतरण हो सकता है। अर्थात जो लेखक के दिल या हृदय के अत्यंत निकट की व्यक्ति हो, अत्यंत निकट की वस्तु हो, अत्यंत निकट की घटना हो, वही संस्मरण में आता है। एक बात और कि रेखाचित्र और संस्मरण में पर्याप्त भेद होता है। ध्यान रहे कि रेखाचित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है और संस्मरण में आत्मपरक। मतलब जैसे देखिए कि नीलकंठ मोर में एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया गया है मोर के बारे में, मोरनी के बारे में, राधा चाहे कुब्जा हो, लेकिन ऐसा कमला में नहीं है। कमला में उसका व्यक्तिगत लेखिका का आत्म दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेखिका को कमला से क्यों हमदर्दी हुई, ये बात महत्वपूर्ण वहां आती है। इसलिए रेखाचित्र वर्णनात्मक होते हैं और संस्मरण विवरणात्मक होते हैं। ध्यान रखिए, वर्णन जिसको नरेशन कहते हैं वो रेखाचित्र में ज्यादा होता है। जैसे कि मोर के, नीलकंठ मोर के पंख कैसे निकल आए, उसके कलगी कैसे थी, उसके पैर कैसे थे, ये वर्णन उसमें आ जाता है जो रेखाचित्र में है। लेकिन संस्मरण में विवरण ज्यादा है। मतलब क्यों ऐसा हुआ, कमला के पति ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, कमला किरण बेदी के पास जाना क्यों नहीं चाहती, कमला किस प्रकार से अपने पति को डिवोर्स देते हुए भी उन पत्रों को उसके पास पहुंचाने असमर्थ है, दिल्ली में दंगे कैसे हुए थे। तो ये विवरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। रेखा चित्र की तुलना में इसमें कल्पना का पुट कम होता है और इतिहास तत्व ज्यादा होता है, ऐतिहासिक तत्व ज्यादा होता है और देश काल, वातावरण, परिवेश का चित्रण अधिक रहता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संस्मरण में वैयक्तिकता ज्यादा होती है। जैसे कमला में हमने देखा कि लेखिका पद्मा सचदेव जी के व्यक्तिगत संबंध क्या रहे उनके साथ, कमला के साथ, ये व्यक्तिगतता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि संस्मरण में निहित व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का संस्पर्श कहलाया जा सकता है, जो रेखाचित्र में आपको नहीं मिलेगा। रेखाचित्र में भी व्यक्तिगतता होती है, लेकिन वो एक
सीमा तक होती है, अधिक नहीं। अब हम देखते हैं कि संस्मरण के तत्व कौन कौन से हैं। संस्मरण के 5 तत्व हैं। जैसे रेखाचित्र के 6 तत्व थे, वैसे संस्मरण के 5 तत्व हैं। पहला है वर्ण विषय। लेखक किस चीज का वर्णन कर रहा है, किस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है, किसके बारे में अपनी स्मृतियों को संजो कर रख रहा है और उन स्मृतियों को आपके सामने प्रकट कर रहा है, वह विषय। दूसरा है चरित्र चित्रण या पात्र योजना, अर्थात किसी एक व्यक्ति के बारे में, मान लो कमला जैसा संस्मरण है, इसमें अनेक पात्र भी आ जाते हैं। उसका पति आ जाता है, उसका बेटा आ जाता है, उसका ससुर आ जाते हैं, उसके पिता आ जाते हैं, उसके ससुराल के लोग आ जाते हैं, उसकी बहन आ जाती है। तो ये सारे जो चरित्र हैं, उन चरित्रों को किस प्रकार से पात्र योजना में ढालना है, उसको लेकर के चर्चा की जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है परिवेश। परिवेश मतलब देश काल वातावरण, किस वातावरण में रह रही है। जैसे संस्मरण जो हमने पढ़ा कमला, इसमें कमला रहती तो दिल्ली में है, लेकिन वो है बंगाल, उसका पति है उड़ीसा का। हाँ, उनके अलग अलग खेत हैं, बाढ़ कैसे आ जाती है, उससे कितना नुकसान हो जाता है, पिताजी बीमार कैसे पड़ते हैं, ये सारा वातावरण वहाँ, वो उस परिवेश को चित्रित करना लेखक का एक महत्वपूर्ण तत्व यहाँ आ जाता है संस्मरण के रूप में। अगला तत्व है चौथा, भाषा शैली। मैंने इससे पहले भी कहा था कि किसी भी लेखक की 2-3 पंक्तियाँ पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि ये इस लेखक ने लिखी हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि लेखक जिस भाषा का प्रयोग करता है, जिस शैली का प्रयोग करता है, यह उसके अपने व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है। और अंतिम चीज है उद्देश्य। ये मेमोरियर या ये संस्मरण क्यों लिखा जाता है। बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि संस्मरण आत्मकथा का अंश होता है, बराबर है, क्योंकि आत्मकथा जन्म से लेकर के जब तक ये आत्मकथा लिखी जाए तब का पूर्ण वर्णन होता है, लेकिन उसमें बीच बीच में संस्मरणात्मक तथ्य आ जाते हैं। तो ये आत्मकथा का एक छोटा भेद हो सकता है, आत्मकथा का एक अंश हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ है। लेकिन आत्मकथा में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है जो संस्मरण में नहीं होता। संस्मरण में किसी एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग रीति से राय अलग लोगों की यहाँ ली जा सकती है। तो हम ये देखते हैं आगे चल करके कि इसमें वर्ण विषय कौन से होने चाहिए या कुछ नहीं। इन वर्ण विषयों को अगर लेकर हम चर्चा करें तो पता चलता है कि अपनी जीवन यात्रा के क्रम में अनेक व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, अनेक व्यक्तियों के बारे में हमें अनेक अनुभव आते हैं और हमारा जीवन उन्हीं अनुभवों से गुजरता है। इन अनुभवों के साथ जो कुछ विशिष्ट प्रसंग होते हैं, विशिष्ट घटनाएं होती हैं, विशिष्ट दृश्य आ जाते हैं, विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जो हमारे मन के पर्दे पर, मन पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में, ऐसी ही घटनाओं के बारे में संस्मरण लिखे जाते हैं। जो फालतू चीजें होती हैं उनके बारे में कोई महत्व संस्मरण में नहीं दिया जाता, और उन्हीं के बारे में हम संस्मरण लिखते हैं जो हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से बन जाते हैं। संस्मरणकार इन्हीं प्रसंगों, घटनाओं, दृश्यों, स्थितियों या व्यक्तियों का स्मरण व्यक्त करता है, यादें व्यक्त करता है। बहुधा संस्मरण एक तो राजनीतिक होते हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि एक संस्मरण बहुत प्रसिद्ध है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा हुआ महात्मा गांधी जी पर, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है आज़ादी की जिंदगी तूफान में। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्र सैनिक हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके संस्मरण बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से भी हो, देशभक्ति की दृष्टि से भी हो। कुछ कुछ संस्मरण साहित्यिक क्षेत्र के व्यक्तियों के होते हैं, जैसे महादेवी वर्मा जी ने पथ के साथी में रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत,
ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों के बारे में अपने संस्मरणों को व्यक्त किया है। कभी कभी धार्मिक संत होते हैं, उनके बारे में भी संस्मरण लिए जा सकते हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी श्रद्धानंद जी हो। तो कुछ समाज सेवियों के बारे में भी संस्मरण व्यक्त किए जाते हैं, जैसे रतन टाटा हो, वो भले ही एक उद्योजक हैं लेकिन उससे ज़्यादा समाज सेवक हैं। अन्ना हजारे जी हों, पोपटराव पवार हों, या अन्य कोई भी समाज सेवी हो, उसको लेकर के संस्मरण में चर्चा की जाती है। लेकिन यह आवश्यक मानदंड नहीं है कि संस्मरण का वर्ण्य विषय किसी विख्यात व्यक्ति से ही जुड़ा हो, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे पद्मा सचदेव जी ने कमला नाम की एक सामान्य स्त्री को लेकर के चर्चा की थी, वैसा अन्य भी लोगों के बारे में चर्चा की जा सकती है। मनोरमा शर्मा जी इस बारे में कहती हैं कि पात्र कैसा भी क्यों न हो, जब उसके गुण उसकी स्मृति से संबद्ध कोई घटना हो तो वो लेखक के मानस को आंदोलित कर देती है। तभी संस्मरणीय व्यक्ति या घटना से प्रभावित होकर वह संवेदना और अनुभूति के निचोड़ से संस्मरण का जन्म होता है। अर्थात मनोरमा शर्मा जी ये कहती हैं कि कोई भी पात्र, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षुद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे तरुण हो, चाहे बाल हो, कोई किसी के बारे में भी जिसके सानिध्य में आप आते हैं और जिसका कुछ न कुछ प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, संस्मरण का कर सकते हैं। दूसरी चीज है, दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। संस्मरण में प्रायः चरित्रांकन वर्णनात्मक होता है, जैसे रेखा चित्र में होता है वैसे यहाँ भी होता है। लेखक चरित्र की दुर्बलताओं सबलताओं का मनोवैज्ञानिक शैली में घटनाओं के आधार पर सजीव चित्रण करता है। जैसे कमला का, कमला एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की धनी जरूर है, लेकिन वो अपने पति से डरती है, अपने परिवार को टूटने से डरती है। हालांकि कभी कभी वो अपने पति को मारती भी है, लेकिन फिर भी पति से अलग होना नहीं चाहती। तो जो दुर्बलताएं या सबलताएं प्रत्येक व्यक्ति की होती हैं, चरित्र की होती हैं, उन चरित्र की दुर्बलताओं सबलताओं को मनोवैज्ञानिक रीति से सजीव चित्रण करने का काम संस्मरण में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि परिवेश, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्तित्व का चित्रण केवल बाह्य नहीं, कभी कभी मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से, अंतरंग दृष्टि से भी हो जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके वर्तन से उसका अंदाजा लगाया जाता है। यह चरित्र चित्रण में आवश्यक होता है। बाद में है परिवेश। संस्मरण में वास्तविकता का भान कराने के लिए वह व्यक्ति किस जगह पर रहता है, किस समय में रहता है, उसका वर्णन इस परिवेश में किया जा सकता है। जैसे कमला संस्मरण में हमने दिल्ली का वातावरण देखा, दिल्ली की गली में वहाँ एक गाय आकर के ब्याती है वगैरह। ये जो बाहर की घटनाएं हैं, उनसे दिल्ली के वातावरण को हम प्रकट कर सकते हैं। और उनके लेखिका के पति जो लाहौर में जन्मे थे, जब वह मुंबई में रहते हैं तो मुंबई जैसे शहर में गाय बच्चे को जब जन्म देते हैं, ऐसे दृश्य लगभग नहीं दिखते, तो वो हंसी मजाक का विषय हो जाता है। ये परिवेश का प्रभाव होता है। इस बारे में देखिए कि जो अंतर्गत परिस्थितियां होती है वो बाह्य रूप में उभर कर जब सामने आती हैं तो उसको लेकर के स्वाभाविक रूप में उभर कर सामने आते हैं। महादेव वर्मा जी संस्मरण में परिवेश के महत्व को देखते हुए लिखती हैं, देश काल की सीमा में आबद्ध जीवन न इतना असंग होता है कि अपने परिवेश से छूट जाए और परिवेश और अन्य परिवेशियों से उसका कोई संबंध या संघर्ष न हो, और न यह संघर्ष इतना तरल होता है कि उसमें आघातों के चिन्ह शेष न रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तात्पर्य वातावरण का प्रयोग यथावश्यक पृष्ठभूमि के रूप में ही सार्थक होता है, उसके अनावश्यक विस्तार के लिए संस्मरण में कोई स्थान नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए।
इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवेश या वातावरण का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनेक संस्मरण वातावरण प्रधान होते हैं, जैसे यात्रा संस्मरण हो, जंगल एवं शिकार संबंधी संस्मरण हो, इसमें वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। चौथा तत्व है भाषा शैली। बिना भाषा के कुछ नहीं होता। लेखक की अपनी शैली प्रवाहमयी, भावानुकूल और स्वाभाविक होनी चाहिए। संस्मरण उतना ही सफल होता है जितनी लेखक की भाषा सफल हो। संस्मरण में कई शैलियां आ जाती हैं। आत्मकथात्मक शैली है, निबंधात्मक शैली है, डायरी शैली है, पत्रात्मक शैली है आदि। संस्मरणकार अपने कथ्य के अनुरूप किसी शैली को भी क्यों न अपनाए, उसमें प्रभावोत्पादकता होती है, उसमें रोचकता होती है, उसमें स्पष्टता होती है, उसमें आत्म तत्व का होना आवश्यक है, क्योंकि संस्मरण उस व्यक्ति के अपने होने चाहिए आत्म तत्व। संस्मरण की शैल्पिक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर भगवान दास वर्मा लिखते हैं, जीवन के किसी भी पहलू से गुरेज न करने वाले संस्मरण साहित्य की अपनी एक खास मुद्रा होती है। उसमें आत्मकथा की वैयक्तिकता दिखाई देती है, जीवन की तटस्थता दिखाई देती है, रेखाचित्र का विवरण आ जाता है, डायरी का समयबोध आ जाता है, साक्षात्कार या इंटरव्यू की नाटकीयता आ जाती है। ये सारे तत्व एकत्र हो जाते हैं तो एक अच्छा संस्मरण हमें दिखाई देता है। संस्मरण का अंतिम तत्व है उद्देश्य। कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति निरुद्देश्य नहीं करता, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अपने आए हुए जीवन अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करता है। यह संस्मरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और यह केवल संस्मरण नहीं, अन्य विधाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से संस्मरण में वर्ण्य विषय, चरित्र चित्रण, परिवेश, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 5 तत्व हैं। साथ ही साथ संस्मरण के कुछ भेद भी होते हैं। इन भेदों में हम देखें कि कुछ जीवनी प्रधान संस्मरण होते हैं, कुछ यात्रा संस्मरण होते हैं, कुछ शिकार संबंधी होते हैं, कुछ ऐतिहासिक होते हैं। जीवनी तथा आत्मकथा के संदर्भ में पाश्चात्य संस्मरण की 2 शैलियां आ जाती हैं। उसके आधार पर उसके 2 भेद होते हैं, एक मेमोरियर्स और दूसरा रेमिनेंसेस। डॉक्टर खेमचंद्र आनंद ने इन्हें क्रमशः आत्म संस्मरण और संस्मरण कहा है। आत्मनिरूपक संस्मरण अर्थात यदि लेखक अपने बारे में संस्मरण लिखता है तो उसे आत्म संस्मरण कहा जाता है, लेकिन जब वो दूसरों के बारे में लिखता है तो उसे केवल संस्मरण कहा जाता है। आत्म संस्मरण और दूसरा संस्मरण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार संस्मरण की परिभाषाएं हैं, संस्मरण में कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं और संस्मरण के भेद क्या होते हैं। तो ये जो हमने थ्योरेटिकल भाग आज लिया है, जो सैद्धांतिक चर्चा की है, उसके आधार पर अगर आप कमला इस संस्मरण का अध्ययन करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छी तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं। हमारा समय समाप्त होते आया है। कल हम एक अन्य विधा, निबंध, ललित निबंध विधा को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे और आज या कल शाम तक हम जितनी भी विधाएं हुई हैं, चाहे वो आत्मकथा हो, चाहे रेखाचित्र हो, संस्मरण हो या कल होने वाला ललित निबंध हो, इसकी पीपीटी वीडियो रूप में आपको साझा करेंगे, उनका और अध्ययन आप करेंगे, ऐसी आशा करते हुए आज की तासिका हम यहीं समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।